नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। और हम लोग देख रहे हैं भूगोल विषय की सराव पत्रिका, और ये आप लोगों के हित के लिए बड़ा अच्छा है कि अगर इसका अध्ययन कर लें तो परीक्षा में आपको ज़रा भी परेशानी नहीं होगी। तो पहला और दूसरा प्रश्न हम लोगों ने देख लिया था बच्चों। आज हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ देख रहे हैं, जैसा कि दिया है, फर्क स्पष्ट करा। फर्क यानी बच्चों अंतर स्पष्ट करा। तो अब इसमें कई सारे प्रश्न दिए हैं। यदि इन प्रश्नों का आप लोग अध्ययन कर लेंगे तो परीक्षा में ज़रा भी परेशानी नहीं होगी। पहला जैसे प्रश्न है, अमेजन व गंगा नदी तीन जल वाहतु, यानी अमेजन और गंगा नदी में परिवहन, जल परिवहन, अमेजन और गंगा नदी का जल परिवहन, इसमें अंतर स्पष्ट करना है। जैसा कि आप लोगों ने पाठ में पढ़ते समय ध्यान दिया होगा, अमेजन नदी पर व्यावसायिक दृष्टि से मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन किया जाता है, यानी व्यावसायिक दृष्टि से अमेजन नदी पर जल परिवहन किया जाता है। गंगा नदी में मुख्य रूप से आंतरिक जल परिवहन किया जाता है, और अमेजन नदी में अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन, और गंगा नदी में आंतरिक जल परिवहन। अमेजन नदी पर अधिक जल परिवहन किया जाता है, गंगा नदी पर कम जल परिवहन किया जाता है। तो इसका ये उत्तर होता है। ब्राज़ील मदिल संदेश वहन और भारता मदिल संदेश वहन, यानी ब्राज़ील में संचार और भारत में संचार, इसका अंतर स्पष्ट करना है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है, ब्राज़ील का दूरसंचार अधिक कुशल और अधिक विकसित है, भारत का दूरसंचार ब्राज़ील की अपेक्षा कम कुशल और कम विकसित है। ब्राज़ील में लगभग 45% जनसंख्या इंटरनेट का उपयोग करती है, भारत में लगभग 30% जनसंख्या इंटरनेट का उपयोग करती है। तो कम से कम दो अंतर आप लोगों को लिखना होगा। 2 अंतर लिखेंगे, ये 2 मार्क्स का होता है, तो आपको बहुत अच्छे से अंक मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, भारतीय प्रमाणवेल और ब्राज़ील प्रमाणवेल, यानी भारत का मानक समय और ब्राज़ील का मानक समय। तो जैसा कि हम लोग पाठ में पढ़ते समय हम लोगों ने देखा था कि भारतीय मानक समय अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अब ब्राज़ील का मानक समय अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से 3 घंटा पीछे है। भारतीय मानक समय ब्राज़ील के मानक समय से 8 घंटा 30 मिनट आगे है, यानी भारतीय मानक समय ब्राज़ील के मानक समय से 8 घंटा 30 मिनट आगे है, और ब्राज़ील का मानक समय भारतीय मानक समय से 8 घंटा 30 मिनट पीछे है। भारत में एक ही मानक समय है, ब्राज़ील में 4 मानक समय है। भारत के सुदूर पश्चिम और सुदूर पूर्वी देशांतर रेखाओं के समयों में लगभग 120 मिनट का अंतर है, और ब्राज़ील के सुदूर पश्चिम और सुदूर पूर्व की देशांतर रेखाओं के समय में लगभग 168 मिनट का अंतर है। तो ये आप लोगों को अंतर इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये 3 हो गया बच्चों। चौथा है, भारताचे स्थान विस्तार सीमा और ब्राज़ील स्थान विस्तार सीमा। भारत का स्थान विस्तार सीमा और ब्राज़ील के स्थान विस्तार सीमा का अंतर स्पष्ट करो। तो हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं, 2 कॉलम बना के। भारत के कॉलम में लिख सकते हैं, भारत का स्थान पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है, ब्राज़ील का स्थान पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिण और पश्चिमी गोलार्ध में है। भारत का स्थान उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है, और ब्राज़ील का स्थान उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी गोलार्ध में है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है, ब्राज़ील अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में है। तो ऐसा आप उसका अंतर लिख सकते हैं। और भारतीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ब्राज़ील की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये अंतर लिखने के लिए बहुत बार आता है। तो इसका अंतर तुम लोगों को किताब में बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। ये भारत 1947 में आज़ाद हुआ, और उसके बाद अनेक बार सूखा और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा। 3 युद्ध हुए, और इसके बाद ब्राज़ील कब आज़ाद हुआ, और उसमें 50 वर्षों तक सैन्य शासन रहा। ये सब उसके अंतर्गत लिखना होता है। और भारतीय प्राकृतिक रचना, ब्राज़ील की प्राकृतिक रचना, इसका भी अंतर आप लोग पढ़ लेना।
मेरे ख्याल से ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और यदि आगे देखें तो भारत प्राकृतिक रचना और ब्राज़ील के प्राकृतिक रचना, जैसा कि अभी हमने बताया, और उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश और ब्राज़ील का मैदानी प्रदेश, तो ये प्रश्न जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश और ब्राज़ील का मैदानी प्रदेश, तो उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश जो गंगा यमुना सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा बना हुआ है, और ब्राज़ील का मैदानी प्रदेश अमेजन नदी द्वारा निर्मित है। और गंगा के मैदानी प्रदेश में सघन जनसंख्या, ब्राज़ील के मैदानी प्रदेश निर्जन है। ये सब आप लोग लिख सकते हैं। भारतीय हवामान, ब्राज़ील हवामान, भारतीय वनस्पति और ब्राज़ील की वनस्पति। तो भारत का स्थान विषुवत रेखा से दूर है, इसके कारण यहाँ घने उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन नहीं है। और ब्राज़ील विषुवत रेखा के समीप है, इसलिए यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत के उत्तरी भाग में हिमालय वाले वन हैं, और इसके अलावा मध्यम ऊंचाई वाले भाग में सदाबहार वन है, और तलहटी वाले वन में पतझड़ वाले वन हैं, और सूखाग्रस्त भागों में कटीले वन हैं। इसी तरह ब्राज़ील में जो है वो अधिक ऊंचे भाग में बर्फाच्छादित पर्वत वहाँ पर नहीं है, इसके कारण वहाँ हिमालयी प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं। कटीले झाड़ियाँ पाई जाती हैं जो उच्च भूमि है। इसके अलावा बच्चों आगे अगर हम देखें तो भारत वन्य जीवन और ब्राज़ील वन्य जीवन, भारत में कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं, ब्राज़ील में कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं, तो इसका अंतर आप लोग देख सकते हैं। भारत में कौन कौन से वन्य जीव हैं, ब्राज़ील में कौन कौन से वन्य जीव हैं। भारत सरासरी आयुर्मान और ब्राज़ील का सरासरी आयुर्मान, आयुर्मान का मतलब हुआ बच्चों ब्राज़ील में लगभग कितने वर्ष तक लोग जीवित रहते हैं, और भारत में लगभग कितने वर्ष तक लोग जीवित रहते हैं। तो ये जो जनसंख्या वाला पार्ट है इसमें आप लोग पढ़ सकते हैं जीवन प्रत्याशा, इसको हम कहते हैं जीवन प्रत्याशा। तो भारत की जीवन प्रत्याशा जो है वह ब्राज़ील की अपेक्षा कम है, और ब्राज़ील की जीवन प्रत्याशा अधिक है। भारत की जीवन प्रत्याशा जो पहले 1960 में 41 थी, वो अब बढ़कर 68 हो गई है, और जो ब्राज़ील की जीवन प्रत्याशा है वो लगभग 14 वर्ष है। तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं। और इसके बाद और भी प्रश्न हैं, जैसा कि भारत नगरीकरण, ब्राज़ील नगरीकरण। तो नगरीकरण वाले पाठ में आप लोग देख सकते हैं भारत में नगरीकरण अपेक्षाकृत कम है, ब्राज़ील में नगरीकरण अधिक है। 2011 के आंकड़े के अनुसार भारत में 31.2% नगरीकरण हुआ है, ब्राज़ील में 84.6% नगरीकरण हुआ है। इसके अलावा अगला प्रश्न है भारतातील पर्यटन और ब्राज़ील पर्यटन, भारत का पर्यटन और ब्राज़ील का पर्यटन। तो इसमें आप लोग इसको पाठ में किताब में मिलेगा, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। और इसके बाद है खालील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा, तो ये सही है कि गलत है। ब्राज़ील हात देश प्रामुख्याने दक्षिणी गोलार्ध हात आहे, यानी ब्राज़ील प्रमुख रूप से दक्षिणी गोलार्ध में है, सही कि गलत ये बताना है। भारतपेक्षा ब्राज़ीलमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण अधिक आहे, यानी भारत की अपेक्षा ब्राज़ील में साक्षरता का प्रमाण अधिक है, इसको भी सही है कि गलत है वो बताना है। ब्राज़ीलमधील लोक ईशान्य भागामध्ये आग्नेय भागात राहणे जास्त पसंद करतात, यानी ब्राज़ील में ईशान्य भाग की अपेक्षा आग्नेय भाग में रहना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसा ये प्रश्न है। तो इसका ये उत्तर आप लोग ढूंढ करके इसको निकाल सकते हैं, जैसा कि इसका उत्तर सही है। तो
इस तरह से ये प्रश्न सही गलत बताना है। केवल मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि ये इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा। ब्राजीलच्या पश्चिम भागात दाट लोकवस्ती आहे। ब्राज़ील के पश्चिमी भाग में दाट यानी घनी बस्ती है। ये बच्चों एक साल परीक्षा में आया था। ब्राज़ील के पश्चिमी भाग में घनी बस्ती है, तो ये गलत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं पश्चिमी भाग में अमेजन नदी का कछार है। भारताच्या मध्यातून मकरवृत्त गेले आहे। भारत के मध्य से मकरवृत्त गया है, तो गलत है, कर्कवृत्त है। ब्राझील देश विस्तृत आहे, याचा फार मोठा परिणाम ब्राझीलच्या हवामानावर होतो। यानी ब्राज़ील देश विश्ववित्त पर इसका परिणाम उसके जलवायु पर होता है, तो बिल्कुल सही है। ब्राज़ील का विश्व रेखा वित्तीय विस्तार भारत की अपेक्षा कम है, तो ये भी गलत है। भारत का ब्राज़ील का रेखा वित्तीय विस्तार भारत की अपेक्षा अधिक है। ब्राज़ील देशाची वेळ भारतीय वेळाच्या पुढे आहे, यानी ब्राज़ील का मानक समय भारत के मानक समय से आगे है, गलत है, पीछे है, 8 घंटा 30 मिनट। ब्राज़ील देशाच्या उत्तर भागातून विश्ववित्त जाते, ब्राज़ील के उत्तर भाग से विश्ववित्त गया है, ये भी सही है। पर्यटन हा अदृश्य स्वरूपाचा व्यापार आहे, तो ये बिल्कुल सही है। और देशातील ब्राज़ील देशाला पॅसिफिक महासागरचा किनारा लाभला आहे। ब्राज़ील देश को पैसिफिक प्रशांत महासागर का किनारा मिला है, गलत है, अटलांटिक महासागर है। देशातील वाहतूक मार्गाचा विकास हा देशाच्या विकासाचा एक निर्देशांक आहे। यानी देश में परिवहन मार्गों का विस्तार देश के विकास का सूचक होता है, तो बिल्कुल सही है। भारत के आग्नेय में पाकिस्तान है। आग्नेय का मतलब होता है बच्चों उत्तर पूर्व दिशा, तो ये गलत है, उत्तर पश्चिम में है। और ब्राज़ील देश के नैऋत्य मोसमी वाऱ्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडतो, तो ब्राज़ील के नैऋत्य भाग में बहुत अधिक वर्षा होती है, तो ये गलत है। दक्षिण पश्चिम भाग, नैऋत्य का मतलब दक्षिणी पश्चिमी भाग, तो गलत है। भारताच्या दक्षिण भूभागास द्वीपकल्प म्हणतात। भारत के दक्षिणी भूभाग को द्वीपकल्प कहते हैं। इसका मतलब हुआ प्रायद्वीप कहते हैं, तो ये सही है। भारतातील नैसर्गिक विविधतेमुळे पर्यटन व्यवसायाचे भविष्य उज्ज्वल आहे। भारत में नैसर्गिक विविधता है, इसलिए पर्यटन व्यवसाय उज्ज्वल है, तो बिल्कुल सही है। भारतातील लोकांचे आयुर्मान कम हो रही है। भारत का जीवन प्रत्याशा कम हो रही है, गलत है, बढ़ रही है। भारतात पर्यटन व्यवसायाचा विकास नव्यानेच सुरू झाला आहे, तो ये सही है, हाल के दिनों में शुरू हुआ है। ब्राज़ील व भारत या दोनों देशांत एका वेळी समान ऋतू असतात। भारत और ब्राज़ील में दोनों जगह एक समान ऋतु होती है, तो ये गलत है। भारताच्या वायव्य भागात दाट लोकवस्ती आहे। वायव्य भारत के पश्चिमोत्तर भाग में सघन जनसंख्या है, तो ये गलत है, वहाँ पर रेगिस्तान है। भारताचे स्थान उष्ण कटिबंधत आहे, तो ये गलत है। भारत का स्थान उष्ण कटिबंध में आता है, तो ये गलत है। सिंह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, गलत है, बाघ है। लोकसंख्येच्या आणि क्षेत्रफलाच्या बाबतीत ब्राझीलच्या जगात 5वां क्रमांक, यानी लोकसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राज़ील का संसार में 5वां स्थान है, तो सही है। गंगा नदीच्या खोऱ्यात लोकसंख्या विरल आहे। गंगा नदी के कछार में लोकसंख्या विरल है, तो गलत है, सघन है। विकसनशील देशामध्ये आयुर्मान अजूनही कमी आहे, यानी विकासशील देशों में जो जीवन प्रत्याशा है अभी भी कम है, तो सही है, अन्य विकसित देशों के अपेक्षा कम है। ब्राझीलच्या तुलनेत भारतातील दरडोई उत्पन्न कमी आहे। भारत की अपेक्षा ब्राज़ील का प्रति व्यक्ति आय कम है, तो सही है। पर्यटन हा अदृश्य स्वरूपाचा व्यापार आहे, ऊपर था ये प्रश्न, तो सही है। उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेशात लोकमार्गाचे जाले विरल आहे।
उत्तर भारत के मैदानी प्रदेश में रेल मार्गों का जाल विरल है, तो गलत है, सही है, घर सघन है। अब इसके बाद बच्चों एक वाक्य में उत्तर है, भारताचे सर्वात दक्षिणेकडील टोक कोणत्या नामाचे ओळखले जाते। भारत का दक्षिणी छोर किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग जानते हैं इंदिरा पॉइंट। भारताचे स्थान कोणता गोलार्धात आहे? तो ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। जग में, संसार में काफ़ी पॉट किस देश को कहा जाता है? तो ब्राज़ील को। मध्य भारत में पश्चिम में बहने वाली कौन सी नदी है? तो नर्मदा है। भीमा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो ये आप लोगों को नदी वाले पाठ में मिलेगा, उसको देख लेना। भीमा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, तो आप लोगों को मिल जाएगा। ये यहाँ हमारे पास जो किताब है उसमें नहीं है, आप लोग देखेंगे तो मिल जाएगा। भीमा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है, तो ये आप लोगों को अपवाह तंत्र वाले पाठ में, पाठ तीसरे में मिल जाएगा। और ब्राज़ील का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पिको डी नेबलिना है। ब्राझीलमधील मकरवृत्ताच्या दक्षिणेस कोणत्या प्रकाराचे हवामान आढळते? यानी ब्राज़ील के मकर वृत्त के दक्षिण में तो उष्ण कटिबंध है। और ब्राझीलचे स्थान कोणत्या कटिबंधात आहे? तो उष्ण कटिबंधात आहे। भारतात कोणत्या नदीच्या खोऱ्यात जो लोकसंख्या विवरण जास्त आहे? तो गंगा नदी के कछार में लोक बस्ती अधिक है। ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था मिश्र प्रकार की है। ब्राज़ील का आग्नेय भागात मुकाने कोणत्या प्रकारची वस्ती आढळते? तो दक्षिण पूर्वी भाग में सघन बस्ती है। भारत में दलदली प्रदेशात कोणत्या प्रकारची वने आढळतात? तो सुंदरी वन है, वो जिसको हम कहते हैं समुद्र तटवर्ती वन। गुलाबी डॉल्फिन हे कोणत्या देशाचे वैशिष्ट्य आहे? तो ब्राज़ील गुलाबी डॉल्फिन वहाँ पर मिलता है। ब्राज़ीलमधील वर्षावनाच्या काय संबोधने जाते? तो उसको कहते हैं विश्व का फेफड़ा, इस नाम से वर्षा वनों को कहा जाता है। भारत कितनी वर्षानी जनगणना होते है? भारत में कितने वर्ष में जनगणना होती है? तो 10 वर्ष में। लिंग गुणोत्तर म्हणजे काय? 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। पृथ्वी के एकूण भूभाग में कितने टक्के भूभाग व्यापला है? ये प्रश्न गलत है बच्चों, इसमें देश का नाम नहीं पूछा है। केरल राज्य की लोक संख्या की घनता कितनी है? तो आप लोग देख सकते हैं किताब में। राजस्थान वाळवंटी प्रदेशात कोणत्या स्वरूपाच्या वस्त्या आढळतात? यानी राजस्थान के हाँ ठीक है बच्चों, थैंक यू। राजस्थान के रेगिस्तानी प्रदेश में किस प्रकार की जनसंख्या है? ये प्रश्न पूछा है, तो आप लोग जानते हैं विरल जनसंख्या है। ब्राझीलमधील सर्वाधिक नगरीकरण झालेले राज्य कोणते? तो आप लोग जानते हैं सर्वाधिक नगरीकरण किस राज्य में हुआ है? साओ पाउलो। ब्राझीलमधून प्रामुख्याने कोणत्या पिकाची निर्यात होते? कौन से फसल का निर्यात होता है? तो ये देख लेना आप लोग, कॉफ़ी है। और ब्राज़ील पश्चिम भागात कोणत्या नदीचे खोरे आहे? तो आप लोग जानते हैं पश्चिमी भाग में अमेजन नदी का है। व्यापार संतुलन म्हणजे काय? और आयात और निर्यात के संतुलन को व्यापार संतुलन कहते हैं। वाहतुकीचा सर्वात महागडा मार्ग कोणता? यानी परिवहन का सबसे महंगा मार्ग कौन सा है? तो वायु परिवहन। तुम्हास माहीत असलेल्या धार्मिक पर्यटन स्थळाचे नावे लिहा। ये आप लोग लिख सकते हैं वाराणसी, इलाहाबाद, और ये सब हो सकता है। संदेश वहन म्हणजे काय? संदेश का आदान प्रदान संदेश वहन कहते हैं। ब्राझीलमधील कोणत्या भागात वाहतूक कमी मार्ग आढळतात? तो पश्चिमी भाग में कम है। तो बच्चों आज हम लोग ये तीसरा प्रश्न देखे, जिसमें अभी टिप्पणी लिखो। अमेजन नदी के खोरे, अमेजन नदी का कछार, क्षेत्र भेंट की आवश्यकता, भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ब्राज़ील
और भारत का हवामान की तुलना, जलवायु की तुलना, ब्राज़ील की वनस्पति, भारत का वन्य जीवन, ब्राज़ील लोक संख्या की घनता, ब्राज़ील भारत नगरीकरण की तुलना यानी अंतर, भारत में कृषि, ब्राज़ील के उद्योग, ब्राज़ील के वाहन परिवहन और भारत के पर्यटन स्थल, ब्राज़ील में संदेश वहन का विकास, भारत में संदेश वहन संचार का विकास, हिमालय पर टिप्पणी लिखना है, ब्राज़ील की किनारा पट्टी, भारत का प्रायद्वीपीय विभाग, अजस्र कड़ा, ये क्या होता है ये हमें देखना पड़ेगा। आधुनिक संदेश वहन, आधुनिक संचार माध्यम, भारत के हवाई मार्ग, प्राकृतिक रचना और अंतर्गत जल वाहतुक और यानी प्राकृतिक रचना और अंतर्गत जल परिवहन, इस पर टिप्पणी लिखना है। प्रमाण वेली उपयोगिता यानी मानक समय का उपयोग और इसी तरह विधान वरून प्रमुख ओळखा। तो एखाद्या ठिकाणास प्रत्यक्ष भेट देऊन तेथील भौगोलिक व सांस्कृतिक घटकांची माहिती मिळेल या क्रियेस काय संबोधतात। यानी किसी जगह पर प्रत्यक्ष भेंट देकर भौगोलिक सांस्कृतिक घटक की माहिती लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो क्षेत्र अध्ययन कहते हैं। भारत हा प्राकृतिक विभाग हिमालयाच्या दक्षिण पायथ्यापासून द्वीपकल्पाच्या उत्तर सीमेपर्यंत पसरलेला आहे। तो भारत का जो प्राकृतिक विभाग है जो हिमालय के तलहटी से और प्रायद्वीप तक फैला उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको कहते हैं उत्तर भारतीय मैदान। ब्राझीलमधील पर्जन्य छायाचे प्रदेश आहेत, या प्रदेश ईशान दिशेत आढळतो, या शुष्क प्रदेशात या नावाने संबोधतात। यानी ब्राज़ील के उत्तर पूर्व भाग में जो वृष्टि छाया प्रदेश है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग जानते हैं अनावृष्टि चतुर्भुज। और इसके बाद ये जो नीचे दिया गया है इसको इसमें भरना है। और इसके बाद चौथा प्रश्न शुरू होता है जो मानचित्र भरना और मानचित्र का पठन है, तो इसको हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।